जिन्होंने कहा था कि 240 सीटों के बाद मोदी कमजोर पड़ गए, आज वो अपना माथा पीट रहे होंगे बॉस, क्योंकि अपने तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी और ज्यादा मजबूत और सशक्त इरादों के साथ काम करते दिख रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से जो एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, उसने विपक्षी खेमे में तूफान ला दिया। पहले वक्फ संशोधन एक्ट पास हुआ, फिर कल सोनिया और राहुल पर ईडी की चार्जशीट का तूफान अभी थमा भी नहीं था कि आज बंगाल और वक्फ एक्ट को लेकर बड़ी खबरें आ गई। आज पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज मोदी सरकार के वक्फ कानून पर रोक लगा देगा या फिर वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार करके इंडी गठबंधन, ओवैसी और मौलानाओं की ब्रिगेड को बड़ा झटका देगा। क्योंकि अब वक्फ कानून पर आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ी जानी है। भाई सड़क पर जो हो रहा है उसको तो मोदी शायद निपट लेंगे, लेकिन वक्फ कानून की आखिरी अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट से पास होनी है। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के विरोधियों को कैसे करारा झटका दिया उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ बड़ी बातें हुई, पहली बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई। दूसरी बड़ी बात, कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश नहीं दिया, कल भी सुनवाई जारी रहेगी। और तीसरी बड़ी बात, कोर्ट ने वक्फ कानून पर जो हिंसा हुई उसे लेकर चिंता जताई है और कहा कि हम इस पर फैसला लेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट विरोधी इकोसिस्टम के धागे खुल रहे थे, जिसके बारे में एक एक करके डिटेल आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उधर बड़ी हलचल बंगाल को लेकर भी मची हुई। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच गए। अभी इस मुलाकात की वजह पता लगाई जा रही थी कि उधर जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब पहुंच गए और लंबी मीटिंग चली। आप देखिए जेपी नड्डा के घर की तस्वीर कल रात। अब इन दोनों ही चीजों से हड़कंप मच गया कि भाई मोदी शाह के दिमाग में चल क्या रहा है। पीएम राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, अमित शाह जो है वो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं शुरू हो चुकी है? क्या कैबिनेट में रीशफल तो नहीं होने वाला है? क्या कोई और बड़ा फैसला है जिसकी तैयारी में है मोदी सरकार? इन मीटिंग्स को लेकर क्या खबर है आगे बताऊंगा। ममता बनर्जी ने आज भरे स्टेडियम में मौलानाओं, मौलवियों के बीच क्या कह दिया जिससे बवाल मच गया, यह भी दिखाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के विरोध में जो तर्क रखे गए उनको लेकर क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल भी दिखाऊंगा। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ से लेकर बंगाल तक में क्या हो रहा है और क्या बड़ा होने वाला है, आज सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। वक्फ कानून के नाम पर आंसू बहाने वाले और अपनी छाती पीटने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सबसे पहले वहीं से खबर बताता हूं। वक्फ कानून का विरोध करने की जैसे रेस लगी हुई, सारे नेता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने के लिए सबसे पहले भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए कि अरे बॉस कुछ कीजिए, रोकिए इसको। वो कह रहे थे कि वक्फ कानून को रोक दीजिए, ये संविधान के खिलाफ है और इस पर रोक लगाई जाए, इसे निरस्त कर दिया जाए। वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों के नामों पर जरा गौर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम से दौड़े दौड़े गए, टीएमसी से महुआ मोइत्रा गई, सपा से जियाउर रहमान बर्क चले गए, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से, मनोज झा आरजेडी से, जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से, अरशद मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, डीएमके, आईयूएमएल, सीपीआई, ये सब पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। और इन सारे नेताओं और पार्टियों ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका डाली। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से आज दलीलें पेश की। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आज उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंडी गठबंधन की जो पार्टियां बड़ी उम्मीद के साथ पीएम मोदी के वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई आज ही सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा इसको, कि रोको इसको, नहीं हो सकता है, इन्हें बड़ा तगड़ा झटका लग गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि बस हो गया, अब हमें मौका दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में वक्फ कानून का विरोध करने वाले जो लोग थे उनको सबसे बड़ा झटका यह दिया कि वक्फ एक्ट पर अंतरिम रोक लगाने से सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई कानून तो नहीं रुकने जा रहा, आगे की बात करो, जो कर रहे हो उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। और आज जो चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये विरोधी खुद ही एक्सपोज होते चले गए। वक्फ कानून के विरोधी बात बात पर संविधान और संविधान के आर्टिकल 26 की दुहाई देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और इस पर ऐसी बात कही कि वक्फ कानून के विरोधी सन्न रहे।
कपिल सिब्बल ने कहा कि नए वक्फ कानून की धारा 3 का सेक्शन ए सब सेक्शन 2 के मुताबिक वक्फ अल औलाद का प्रावधान महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं करेगा। यह नियम बनाने वाली सरकार कौन होती है? इस पर सीजेआई ने कहा कि हिंदुओं के लिए भी सरकार ने कानून बनाया है और अब संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बना दिया है। यानी आप सोचिए, वक्फ अल औलाद जो है, भाई आपने कोई संपत्ति वक्फ की, उसको आपके परिवार जो है वो उसको ले सकता है, उसका फायदा ले सकता है, उससे जुड़ सकता है। उसमें अभी तक महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी दो ना भाई, उनका क्यों नहीं हक होगा? कपिल सिब्बल जाके कोर्ट में लड़ रहे हैं कि नहीं, सरकार कैसे कह रही है कि महिलाओं का भी हक हो सकता है। आप सोचिए, इस तरह से तर्क दिया जा रहा है। यह मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? उसके बाद संविधान का आर्टिकल 26 सेक्युलर है और सभी धर्मों पर लागू होता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। यानी बात बात पर संविधान के आर्टिकल 26 को दोहराने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाइन में समझा दिया कि इसका सही मतलब क्या होता है। वक्फ कानून के विरोध में सबसे बड़ी दलील यह दी जाती है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा, क्योंकि वक्फ तो सालों से है। कपिल सिब्बल ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के नियम पर कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब यह 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। यह इतना आसान नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा। मुतवल्ली वो होता है जो वक्फ संपत्तियों का केयर टेकर होता है, और उसे बचाने के लिए कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मुतवल्ली को जेल मत भेजो, जबकि सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि भाई मुतवल्ली ने ही इधर उधर गड़बड़ी की है और गरीब मुसलमानों का हक छीना हुआ है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि उसको जेल क्यों भेजना है भाई? कपिल सिब्बल की दलील पर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि 1923 से ही वक्फ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यहां तक कि वक्फ बाय यूजर को भी बिना रजिस्ट्रेशन के मान्यता नहीं दी जा सकती। 1995 के अधिनियम में भी इस प्रावधान का पालन किया गया है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कपिल सिब्बल मुतवल्लियों के जेल जाने की अव्यवहारिक दलीलें दे रहे हैं। आप सोचिए बॉस कि यह वक्फ एक्ट जो नरेंद्र मोदी लेकर आए, वो कहता है कि भाई मुस्लिम महिलाओं को भी हक दो। कपिल सिब्बल जाके लड़ रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को आपने कैसे डाल दिया, सरकार कैसे कर रही है? वो कह रहा है एक्ट कि अगर गड़बड़ी मुतवल्ली कर रहा है तो मुतवल्ली को जेल में डालो। कपिल सिब्बल जाके लड़ रहे हैं कि अगर गलती कर रहा है तो जेल में डाल दीजिएगा। क्या? अरे बॉस, तो जेल में नहीं डालिएगा तो कहां डालिएगा? मुतवल्लियों के लिए जेल चले जाने की दलील देकर कपिल सिब्बल यह बताना चाह रहे थे कि वक्फ कानून कितना खतरनाक है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील का फौरन फैक्ट चेक कर दिया। नए कानून में वक्फ बाय यूजर के लिए भी नियम बनाए गए। इस पर भी मुस्लिम संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख संपत्तियां तो वक्फ बाय यूजर हैं। आप सोचिए, जिस वक्फ बाय यूजर को कहा जाता है कि भाई आपने उंगली रख दी, कह दी हमारा हो गया, वैसा हिसाब 4 लाख संपत्तियों पर है। यह खुद अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में बता रहे हैं। नए कानून के तहत 4 लाख संपत्तियां तो यूं ही चली जाएंगी, वो कह रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत है, लेकिन यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि वक्फ बाय यूजर के नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसी में अभिषेक मनु सिंघवी ने जोड़ दिया कि हां भाई, वो तो संसद के लिए भी कहा जाता है कि वो भी वक्फ की जमीन पर। खुद मान भी रहे हैं और खुद डिफेंड भी करने पहुंचे हुए। वक्फ कानून के विरोधियों को इस बात से भी आपत्ति है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने का विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत बोर्ड में सभी सदस्य मुसलमान होते हैं। हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी सदस्य हिंदू और सिख ही होते हैं। नए संशोधित कानून में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुसलमानों को जगह दी गई। यह नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या न्यूनतम रखी गई है या अधिकतम रखी गई है। इस पर सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि 22 में से 2 सदस्य ही गैर मुसलमान होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप इस पर हलफनामा देने को तैयार हैं? जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि वो हलफनामा देने को तैयार हैं कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में 2 से ज्यादा गैर मुसलमान होंगे ही नहीं। सरकार कह रही है भाई हलफनामा दे देंगे कोर्ट में, बोलिए और क्या चाहिए। हलफनामा दे देंगे कि 2 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं होगा 22-20 लोगों में। और
आप स्थिति देखिए कि वक्फ कानून पर आज जो सुनवाई हुई उसमें जज से लेकर वकील तक ज्यादातर लोग हिंदू थे। भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबको भरोसा है ना, क्योंकि न्याय धर्म के आधार पर नहीं, कानून और नियम के आधार पर होता है। तो यही बात वक्फ ट्रिब्यूनल या बोर्ड पर भी तो लागू होती है। वहां आप कह रहे हैं कि हम किसी गैर मुसलमान को देखना नहीं चाहते, और इनका केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल हिंदू, अभिषेक मनु सिंह भी हिंदू, सारे हिंदू वकील इनका केस लड़ रहे हैं। उन हिंदू वकीलों पर यकीन है, जज साहब हिंदू, उनके न्याय पे यकीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये क्या हिसाब है बॉस? वहां इनको हिंदू कोई बर्दाश्त नहीं या गैर मुसलमान बर्दाश्त नहीं। खैर, उसमें सरकार कह रही है कि 2 होंगे गैर मुसलमान और उसका हम हलफनामा दे देते हैं। वक्फ कानून को लेकर जो हिंसा हो रही है उसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा पर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि एक बात बहुत चिंताजनक है, इसे लेकर हिंसा हो रही है। अगर यह मामला पेंडिंग है तो इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी बात का समर्थन करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को लगता है कि वो सिस्टम पर दबाव डाल सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने ऐतराज जताते हुए कहा कि कौन किस पर दबाव डाल रहा है यह पता नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। उधर आज मुर्शिदाबाद में हिंसा की एक और खबर आ गई। दावा है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में एक दुकान में आग लगा दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान में जानबूझकर आग लगाई गई, लेकिन बंगाल पुलिस का दावा है कि इस आग का हिंसा से कोई लेना देना है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर चिंता जताकर ममता सरकार पर एक तरीके से सवाल उठाया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी का सारा ध्यान तो उनके मुस्लिम वोट बैंक पर। वक्फ कानून को लेकर आज ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक स्टेडियम में इमामों से मुलाकात की। जो ममता बनर्जी जिन हिंदुओं के घर जल गए, जो अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं, उनसे मिलने नहीं जा पाई, उन ममता बनर्जी ने आज इमामों से मुलाकात की। पब्लिक पूछ रही है सोशल मीडिया पर कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं से कब मिलेंगी मैडम आप, जिन्हें बंगाल में घर छोड़कर भागना पड़ा है। ममता बनर्जी ने वक्फ कानून लागू न करने की बात कहकर मुसलमानों को तो भरोसा दे दिया, लेकिन वो हिंसा से पीड़ित उन हिंदुओं को भरोसा कब देंगी जो आज भी न्याय की उम्मीद में। आप ममता बनर्जी की कुछ पुरानी तस्वीरें देखिए। जब कोलकाता में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। जब टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया तो स्टेडियम में उनसे मिली। आज मुसलमान नाराज हो गए तो इमामों से मिल रही, लेकिन पीड़ित हिंदुओं से मिलने का टाइम ममता बनर्जी के पास नहीं आया है अभी तक। ममता बनर्जी के पास पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी पर निशाना साधने का पूरा टाइम है। कल रात जब यह खबर आई कि पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और अमित शाह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, तो आज ममता बनर्जी के कैंप में घबराहट दिखी, और इसकी झलक आज ममता बनर्जी के बयानों में भी नजर आई। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों के साथ जो बैठक की, उसमें वो मोदी योगी शाह की जोड़ी पर खूब बरसी, जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में 1 साल में उनकी सरकार गिर जाएगी। सीएम ममता ने अमित शाह के लिए कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह को कंट्रोल करें, शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सीएम ममता ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि वो योगी नहीं भोगी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ममता बनर्जी की घबराहट को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी को अब इंडी गठबंधन की याद आ गई। वो वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन को साथ आने के लिए कह रही हैं, जो ममता बनर्जी बंगाल में कहती थी कि भाई यहां किसी कांग्रेस की और लेफ्ट की जरूरत नहीं है हमको, वो आज इंडी गठबंधन याद कर रही हैं। और इसी से पब्लिक कह रही है कि ये घबराहट का, राजनीतिक घबराहट का नतीजा है। उनको लग रहा है कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, कहीं वहां पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए, कहीं सत्ता ना चली जाए। ममता बनर्जी के निशाने पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह रहे। ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद हिंसा का पूरा ठीकरा अमित शाह, बीएसएफ और गृह मंत्रालय की एजेंसीज पर फोड़ दिया। इसकी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी ने आज कैसे अमित शाह के साथ अपना सियासी स्कोर बराबर करने की कोशिश की। ममता ने कहा कि अमित शाह इतनी जल्दबाजी में क्यों है, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बड़ा बड़ा संपर्क है। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? मोदी जी के আমি রিকোয়েস্ট করব,
দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। ममता बनर्जी अमित शाह को टारगेट कर रही हैं, शायद इसलिए क्योंकि अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि भाई बंगाल में सीटें बढ़ेंगी, ताल ठोक कर कह रहा हूं, वहां चुनावी तौर पर देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। ममता बनर्जी कहेंगे अमित शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले और मोदी चले गए तो फिर अमित शाह का क्या होगा। अमित शाह के बाद ममता बनर्जी के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार किया। दरअसल सीएम योगी ने कल कहा था कि दंगाइयों को डंडे की भाषा समझ आती है। इस पर ममता ने कहा कि योगी ने सभी को डरा के रखा हुआ है, सीएम योगी के राज में कोई रैली नहीं कर सकता। सुनिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहा। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है।